हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9th के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th सब्जेक्ट हमारा विज्ञान, और विज्ञान के इन टॉपिकों में हमारा जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, ये था संवेग। अंग्रेजी में इसको मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि संवेग क्या होते हैं, संवेग हम किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर इस वस्तु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक, कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जब इस पर बल लगाया जाता है तो लगाए गए बल के कारण इसमें वेग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसका जो वेग होता है, उसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। बात समझ में? परिभाषा होती है इसकी, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बात समझ में? ठीक, कोई भी वस्तु रहे, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उस वस्तु का जो वेग होता है, द्रव्यमान और वस्तु के वेग का अगर हम गुणनफल निकाल लें तो ये जो गुणनफल आता है, इसी गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा उस वस्तु का वेग स्मॉल b हो तो m इंटू वी इज इक्वल टू p। इसी m इंटू वी के मान को ही हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, अतः p इज इक्वल टू m इंटू v। ये फॉर्मूला निकल करके हमारे सामने आता है। ठीक है, अब जहां तक की बात करें इसके मात्रक के लिए, तो देखिए संवेग का जो मात्रक होता है, ये निकाल लीजिए आप। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। गुणे का चिन्ह है, गुणे लगा दो। वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए मात्रकों के लिए हम क्या करते हैं, गुणे के सिंबल को डैश में बदल देते हैं, तो ये हो जाता है किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संवेग। संवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। बात समझ में? ठीक, अगला टॉपिक है हमारा संवेग में परिवर्तन तथा बल। संवेग में परिवर्तन या संवेग परिवर्तन, तथा बल। इस टॉपिक को समझना हमको कि संवेग में परिवर्तन और बल क्या चीज है। चलिए देखते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान तथा उसका जो वेग होता है, इन्हीं के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो जरा देखिए, आप मान लेते हैं ये एक वस्तु, ठीक है, और इस वस्तु का द्रव्यमान अभी यम1 है। ठीक, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यम1 है। और अगर वस्तु का द्रव्यमान यम1 है तथा इसका जो प्रारंभिक वेग है, ये मान लेते हैं हम लोग v1 है। अब इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा, मान लो इसको बस यम1 नहीं खा लिया, जो हमारा वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान हमने मान लिया यम है, और इस पर एक प्रारंभ में इसका जो वेग है ये v1 है। इसके बाद इस द्रव्यमान पर हमें एक बल आरोपित कर रहे हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एफ के बल आरोपित करने से हमारा जो यम द्रव्यमान वाला वस्तु है इसके वेग में परिवर्तन आएगा और v1 से इसका वेग बदल करके v2 हो जा रहा है।
ठीक, मेरे कहने का ये मतलब है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, अब इसका प्रारंभिक वेग हम मान ले रहे हैं v1 है। अब इस वस्तु पे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल F न्यूटन का एक बल अप्लाई कर रहे हैं। इस पर बल जब हम अप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। हम मान ले रहे हैं कि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, v2 का हो रहा है। तब इस कंडीशन में आप जरा देखो, प्रारंभ की अवस्था में उसका संवेग कितना हो जाएगा, प्रारंभ में वस्तु का संवेग P1 इज इक्वल टू m इंटू V1 रहेगा। संवेग निकालने का तरीका क्या है भाई, अगर आप इस वस्तु के संवेग को निकाल रहे हो तो इसका द्रव्यमान और इसके वेग का गुणनफल निकाल दो, जो गुणनफल आएगा यही गुणनफल तो संवेग कहलाएगा। तो ये वस्तु जो है हमारा, इसका प्रारंभिक संवेग कितना हो गया, P1 इज इक्वल टू m इंटू V1। अब इसके बाद जब आप डेल्टा t समय अंतराल बाद उस पर F न्यूटन का बल लगा रहे हो तो बल के लगने पर इस वस्तु के वेग में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे उदाहरण के तौर पे मान लो, जैसे ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लो 20 ग्राम है। जैसे ये मार्कर को ही मान लो, ये मार्कर है, इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है। अभी इसका संवेग 0 है क्योंकि ये विराम की अवस्था में। मान लो ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऐसे चल रहा है। ठीक, हमने इसको धक्का दे दिया एक बल लगा करके, तो जब धक्का दिया तो डेल्टा t समय बाद हम देख रहे हैं कि इसका वेग जो है v1 से बढ़कर के कितना हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। तो प्रारंभ की अवस्था में जब हमने इस पर बल नहीं लगाया था, उस कंडीशन में अगर हम इस पर लगने वाले संवेग की गणना करें तो P1 इज इक्वल टू m इंटू V1 हो जाएगा। अरे भाई P इज इक्वल टू mv, पहले अवस्था में निकाल रहे हो तो इसे P1 से लिख दिया गया, और इसका द्रव्यमान m था, वेग v1 था, तो हमने v1 लिख दिया। अब इसके बाद डेल्टा t समय पश्चात जब उस पर हमने F न्यूटन का बल लगा दिया, तब डेल्टा t समय पश्चात वस्तु का संवेग, इसे आप मान लो P2 से। ठीक, P2 बराबर द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन वेग बदल करके कितना हो जाएगा, v2। तो वेग में बदलाव आया ना, अब आप क्या करो, संवेग में परिवर्तन निकालो। अतः संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन को डेल्टा p से लिखो। ठीक, संवेग में परिवर्तन को क्या करो, डेल्टा p से लिखो। तो ये हो जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू, संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, P2 में से P1 को घटा देंगे। बात समझ में? P1 में से P2 को जब आप घटाओगे तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ ये मिल जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन को किससे लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा p से लिख रहे हैं। डेल्टा p इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब जरा देखो, डेल्टा p इज इक्वल टू P2 का मान कितना है, m इंटू V2 माइनस P1 का मान कितना है, m इंटू V1। देखो P2 के स्थान पे m इंटू V2 रख दिया गया, P1 के स्थान पे m इंटू V1 रख दिया। इनके जो मान थे हमने मानों को रख दिया। अब इसके बाद डेल्टा p इज इक्वल टू, यहां से m कॉमन है, बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1। और B2 माइनस B1, इसे आप वेग में परिवर्तन, खाली B1 B2 माइनस B1 क्या वेग में परिवर्तन को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है। जैसे पहले वेग कितना था, B1 था, बदल करके कितना हो गया, B2 हो गया। अगर B2 में से V1 को घटा दो, माने B2 माइनस B1, तो वेग कितना बढ़ा या कितना घटा ये मान नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और वेग कितना बढ़ा या कितना घटा ये जो मान दे रहा है, इस मान को आप कहोगे वेग में परिवर्तन। बात समझ में? ठीक, तो यहां थोड़ा सा एक्सक्यूज दे देते हैं, चूंकि डेल्टा B बराबर B2 माइनस B1, यानी B2 माइनस B1 क्या है, वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन को हम किससे लिख दे रहे हैं, डेल्टा B से। क्या जरा देखो, डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू, और ये B2 माइनस B1 के स्थान पे डेल्टा P हो जाएगा। इसके बाद अब आप क्या करिए कि ये जो डेल्टा P बराबर m इंटू
डेल्टा वी लिखा गया है, इस समीकरण में आप दोनों पक्षों में क्या करिए, डेल्टा टी से भाग कर दीजिए। चलिए दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी से भाग कर दे रहे हैं। वही डेल्टा टी से भाग कर दे रहे हैं जितने समय अंतराल बाद वस्तु के संवेग में परिवर्तन हुआ था। अब जरा देखो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यम को जरा साइड में लगाओ, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है हमारा, वेग में परिवर्तन है ना, और डेल्टा समय से डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है, जितने समय अंतराल में वेग में परिवर्तन हुआ था। अगर किसी भी वेग में परिवर्तन वाले मान में उसके समय अंतराल से भाग कर दोगे तो वो संवेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर दे देगा, और वेग परिवर्तन की दर जो होती है इसी को तो त्वरण कहते हो। चूंकि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू स्मॉल ए, यानी त्वरण। क्यों? क्योंकि ये चीज वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हो। अतः डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू यम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के स्थान पे कितना, स्मॉल ए। और हमने आपको न्यूटन के दूसरे नियम में बताया था, यम बराबर यम इंटू ए। तो यम इंटू ए लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसके स्थान पे क्या आप यफ नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू यफ। इसका मतलब निकल करके क्या आता है? इसका मतलब निकल करके ये आता है कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, ये दर उस वस्तु में लगाए गए बल के बराबर होती है। बात समझ में आई? ठीक है, क्या होता है, क्या निकल करके पूरे रिजल्ट का मान आया कि किसी भी वस्तु में आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगला है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए देखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के मुताबिक अगर कोई दो वस्तुएं हो या दो से अधिक वस्तुएं हो, इन वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, कोई दो वस्तुएं हो या दो से अधिक वस्तुएं हो, अगर इन दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, तो इस परिस्थिति में उन बलों उनका जो संवेग होता है ये नियत रहता है। बात समझ में? इनका जो संवेग रहता है ये नियत रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए देखिए क्यों नियत रहता है। देखिए, संवेग में बदलाव कब आएगा? संवेग के फॉर्मूले चले आओ, P इज इक्वल टू एम इंटू बी। कभी भी संवेग में बदलाव कब आएगा? जब किसी वस्तु के वेग में बदलाव आएगा। द्रव्यमान बदल नहीं सकता है, हर एक वस्तु का द्रव्यमान निश्चित है, तो उसके वेग में बदलाव, द्रव्यमान में बदलाव नहीं हो सकता। जैसे ये एक वस्तु है, ये वस्तु अगर 5 ग्राम का है तो निश्चित तौर पे 5 ग्राम का ही रहेगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन इसके वेग में निश्चित रूप से हम परिवर्तन कर सकते कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो। पहले इसे फेंको, तो जब फेंक रहे हो तो मान लो ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, दोबारा फेंक दो तो 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा। तो जब पहले 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकोगे तब इसका संवेग कुछ और होगा, लेकिन जब 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकोगे तब इसका संवेग कुछ और नहीं हो जाएगा। P इज इक्वल टू एम इंटू बी के अकॉर्डिंग। यानी वस्तु का जो संवेग होता है ये वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर। बात समझ में? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमसे ये कहता है कि किसी भी वस्तु, कोई भी दो या दो से अधिक वस्तुओं का समुदाय हो, का समूह हो, तो इस समूह पर यदि कोई बाहरी बल ना लगे तो इस परिस्थिति में उन वस्तुओं का जो संवेग होता है ये निश्चित रहता है, नियत रहता है।
इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई बाहरी बल दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर नहीं लग रहा है तो उनका जो संवेग होता है कैसे नियत रहता है। देखो अभी मैंने बताया कि वस्तु का जो संवेग होता है, संवेग कब बदलते हैं, जब वस्तुओं का वेग बदलता है। और वेग में बदलाव कब आएगा, जब उन पर आरोपित बल में बदलाव आएगा। मतलब अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो उनका संवेग निश्चित, कोई एक नियत बल लग रहा है तब भी संवेग निश्चित, लेकिन जब इस बल के मान में बदलाव आएगा तब इस परिस्थिति में इनका लगने वाला जो संवेग होगा ये बदल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, क्योंकि जैसे कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उस पर जब बल लगाओगे तभी ना वो गतिशील होगा। क्या कोई 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है तो इसके वेग को बढ़ाने या घटाने के लिए तुमको बल की आवश्यकता चाहिए कि नहीं चाहिए? बात समझ में आई? ठीक है, तो संवेग संरक्षण का जो नियम होता है, संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो यही होता है कि किसी भी वस्तु का, कोई भी दो या दो से अधिक वस्तु अगर हैं तो इन वस्तुओं का जो संवेग होता है ये तब तक नियत रहता है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग संरक्षण के लिए हमको एक फॉर्मूला भी निकालना है तो इसे कल निकालते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर पिछला संवेग में परिवर्तन तथा बल वाला टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।